हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 शिक्षा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो अपलोड की थी लेसन नंबर 2 के जो है फर्स्ट पार्ट के चिंतन और अधिगम की, आज हम इसमें बात करेंगे इसी की सेकंड पार्ट की। तो जल्दी से जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहाँ से है। जो सेकंड पार्ट इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग थिंकिंग एंड लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से आंसर स्टार्ट हो रखा है कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक मनुष्य का जो जन्म होता है, तो यानी कि जो माँ की कोख से जब जन्म लेता है और उसके बाद में जब तक वो मरता है तो मृत्यु तक जो है वो क्या करता है, वो लर्निंग करता रहता है, अधिगम करता रहता है, यानी कि सीखता रहता है। ठीक है। और यह एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कई तत्व प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी के कारक की बात की गई है ना। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ये तत्व हमारे चिंतन और अधिगम का मार्गदर्शन करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि अधिगम जो है वो अलगाव में नहीं होता है, यानी कि उससे अलग नहीं होता है। एक रेलगाड़ी का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, यह अपने पटरी के अनुसार मुड़ती जाती है। सिग्नल के लाल होने पर यह रुक जाती है और सिग्नल के हरे होने पर चलती है। जब चालक गति बढ़ाता है तो यह तेज़ चलती है और गति घटाने पर धीरे धीरे चलती है। रेल की पटरी, सिग्नल और चालक, ये जैसे जो है सब कारक हैं रेलगाड़ी की गति को तय करते हैं। ठीक है। इसी तरह कई पटरियाँ और सिग्नल हैं जो हमारे विचारों की रेलगाड़ी को अपने अनुसार चलाते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मनोवैज्ञानिकों ने हमारे सीखने को प्रभावित करने वाले कई कारकों की व्याख्या की है। इनमें व्यक्ति की रुचियाँ हैं, रुचि भी जो है एक कारक है, प्रेरणा एक कारक है, ज़रूरतें एक कारक है, संबंध, पर्यावरण और उम्र, समाज आदि सभी सब इसके अंदर शामिल हैं। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, आपको उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो आप क्या करोगे, ये उसकी आपको ज़रूरत है और वही जो है ज़रूरत जो है आपको प्रेरणा देगी वो काम करने के लिए। ठीक है। फिर आप उसमें रुचि भी लेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें जो है मनुष्य के उसमें कारक हैं। और इसमें यहाँ पर हम कारक की बात करेंगे तो देखो व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक और मीडिया कारक। यहाँ पे 3 वीडियो बनेगी आपकी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्यक्तिगत कारक की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब व्यक्तिगत कारक क्या होता है। ये ऐसे कारक हैं जो केवल व्यक्ति से संबंधित हैं। यहाँ व्यक्तिगत का तात्पर्य एक व्यक्ति के भीतर से है। व्यक्तिगत कारक किसी व्यक्ति से संबंधित वे तत्व या कारण हैं जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कारक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। इन कारकों में से एक व्यक्ति की अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, अवधान, अभिरुचि, अभिक्षमता, परिपक्वता, संवेग, आत्म अवधारणा, अधिगम शैली और पूर्व ज्ञान इसमें शामिल है। तो अब हम इसको एक एक करके ज़रा समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको अभी जो स्टार्टिंग में बताया वो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहला आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बोले तो मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा को किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उसके व्यवहार को संचालित और नियंत्रित करती है। अब देखो, अगर आपको कोई कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए जो अंदर से आपके व्यवहार को नियंत्रित करने वाली जो स्थिति होगी ना, वो क्या कहलाएगी, अभिप्रेरणा कहलाएगी, यानी कि मोटिवेशन कहलाएगी। यह आंतरिक अवस्था व्यक्ति के विभिन्न कार्यों को उद्दीपन प्रदान करती है, यानी कि उसको जो है थोड़ा सा पुश करती है उसको आगे के लिए। यह उद्दीपन व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे किसी भी व्यवहार कार्य करते समय हमारी भावना, हमारे काम करने की गति, हमारे प्रयासों का परिणाम, हमारी रुचि और किसी कार्य में शामिल होने के पीछे के मुख्य कारण यही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि सोनिया ने प्रकृति संरक्षण अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया। यानी कि एक लड़की है सोनिया, जिसने क्या करा, एक वैकेंसी निकली हुई थी जिसके अंदर जो है संरक्षण अधिकारी की, तो उसने उसके लिए अप्लाई कर दिया। उसके पिता भी एक जैव विविधता पार्क में नौकरी करते हैं। उसने वहाँ मिलने वाले अच्छे वेतन की वजह से आवेदन किया। उसको सैलरी अच्छी मिलेगी इसलिए उसने जो उसके लिए अप्लाई कर दिया। वह अपना समय फिल्में देखने में बिताती है। वह कई फिल्म अभिनेताओं के बारे में जानती है, यहाँ तक कि वह खुद भी एक अभिनेत्री बनना चाहती है। उसका एक छोटा भाई है, वह अभी भी स्कूल में है। वह अपने आसपास रह रहे विभिन्न प्रकार के पक्षियों पर लगातार शोध करता रहता है। वह सिर्फ एक नज़र में ही विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की पहचान कर सकता है। यह उसके गृह कार्य या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे पक्षियों की तस्वीरें इकट्ठे करने में मज़ा आता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब में यहाँ पर ये जो सवाल दिए गए, सोनिया ने प्रकृति संरक्षण अधिकारी के पद के आवेदन का विकल्प क्यों चुना? क्योंकि सैलरी अच्छी है, ठीक है, उसे मोटिवेशन मिला वहाँ से। वह किस क्षेत्र में बेहतर कर सकती है, पर वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र उसके लिए बेहतर है? वो फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि वो जो है हीरोइन बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती है। उसका भाई पक्षियों के चित्र क्यों इकट्ठा कर रहा है? क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। और उसके भाई को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, तो उसको यही फ़ोटोग्राफ़ी का, और जो पक्षियों के चित्र इकट्ठे करता है वो, तो यही वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़ी का उसको जो है करियर चुनना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब अभिप्रेरणा के इर्द-गिर्द घूमते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अभिप्रेरणा के प्रकार देख लेते हैं। अब 2 प्रकार होते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि एक तो अभिप्रेरणा होती है जो कि सेल्फ होती है, यानी कि इंटरनिज़्म होती है, यानी कि जो हमारे अंदर से होती है, और एक एक्सटर्निज़ होती है, यानी कि जो कि बाहर से होती है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न जो दबाव है, जो उद्दीपन है, जो हमें किसी चीज़ के लिए पुश कर रहा है, किसी कार्य को करने या किसी विशेष व्यवहार करने के लिए, वह आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है? उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाहरी अभिप्रेरणा क्या है? सिंपल है, उसी का बिल्कुल अपोजिट है कि जब कोई व्यक्ति के जब उद्दीपन का कारण जो है स्थान या व्यक्ति के बाहर होता है, तो इसे बाहरी अभिप्रेरणा के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी ताकतें हमारे समाज में सबसे आम हैं, ठीक है? तो ये हमारा बाहरी वाला हो गया। अब इसमें बताया गया, देखो कि जो आंतरिक और जो बाहरी है, इनमें कौन-कौन से चीज़ें दिखाई गई हैं। देखो, आंतरिक कारकों पर आधारित और बाहरी पर। गहरी जड़ें होती हैं आंतरिक में, क्योंकि अंदर से, और ऊपरी सतह होती है बाहरी पे। पूरी तरह से आत्मनिर्धारित होती है, यानी कि अपने अंदर से, और पूरी तरह से दूसरों द्वारा निर्धारित होती है। प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और केवल अंतिम उत्पाद प्रासंगिक होता है। अधिक समय लगता है केवल लक्ष्य प्राप्ति तक ही, ठीक है? तो इन दोनों के हल्के-हल्के डिफरेंस हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत रुचियाँ, क्षमताएँ और आत्मविश्वास, जिज्ञासा, विश्वास, मूल्य भाव, ये सब इसमें हैं। और व्यवहार के पीछे इसके अंदर जो है बताया गया कि पुरस्कार, प्रोत्साहन, वेतन। जैसे अगर मैंने कहा आपको, भई आपके मन में ही है कि आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है? वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। और किसी को देख कर के, विराट कोहली ने भाई इतने पैसे कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, पुरस्कार मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, बहुत अच्छा है, तो आप उस चीज़ के लिए आ गए, तो वो आपका क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। जैसे एक और उदाहरण देखो, आत्म खुशी के लिए पढ़ना, कक्षा साफ रखना, ये सब आंतरिक है कि अपने आप मन से हो रहा है। केवल परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना, ये क्या है? आपका बाहरी है कि फ़ेल हो जाऊँगा, ठीक है, नंबर नहीं आएँगे, तो इस तरीके से। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। अब बुद्धि के अंदर हम यहाँ पर क्या-क्या देखेंगे कि आधुनिक समय में बुद्धि को किसी के ज्ञान, सीखने की क्षमता, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता के प्रतिबिंब के रूप में देखा और समझा जाता है। ये दर्शाता है कि बुद्धि के विभिन्न अंश हो सकते हैं, जैसे कि गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इसी प्रकार की बहुत सारी बुद्धियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि ये हो सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ जो है डेफिनेशंस हैं जो आपको ज़रूर लिखनी है अपने एग्ज़ाम में। जैसे अल्फ्रेड बिने ने बोला है, विवेक को अन्यथा अच्छी समझ, व्यवहारिक समझ, पहल कहा जाता है। विवेक यानी कि जो सोचना है, चिंतन है, वो क्या है? एक अच्छी समझ है। परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं के सामंजस्य की आलोचना करने की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। अब स्टर्नबर्ग ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है, बुद्धि एक व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की मनोवैज्ञानिक और साथ ही जैविक क्षमता है। फिर आता है इसमें हेल्थ। अब हेल्थ इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है? देखो, यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के शरीर या मन की स्थिति है। इसमें न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि सामाजिक रूप से सलामती भी शामिल है। ये स्वास्थ्य के 3 पहलू होते हैं। वो कौन-कौन से हैं यहाँ पर? देखो, इसमें स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब जब हम स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये सब स्पष्ट होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के लिए 3 पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। शरीर के बारे में, समाज के बारे में, मानसिक रूप के बारे में, ठीक है? तो स्वस्थ होने का अर्थ है ठीक होने की स्थिति और बीमारी से मुक्त होने की अवस्था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, जो बच्चे अस्वस्थ हैं, उन्हें स्कूल की समस्याओं के लिए उन विद्यार्थियों की तुलना में अधिक जोखिम है जो चिकित्सा समस्याओं से मुक्त हैं। खराब स्वास्थ्य वाले विद्यार्थियों में स्कूल में अनुत्तीर्ण होने, यानी कि फ़ेल होने, और एक ही कक्षा में बार-बार जो है ग्रेड रिटेंशन और स्कूल छोड़ने, यानी कि ड्रॉप आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, तो आता है एज एंड मैच्योरेशन, यानी कि जो आयु और परिपक्वता है, वो देखते हैं यहाँ पर सीखने की तैयारी में। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कई परिवर्तनों से गुजरता है। ये परिवर्तन बहुआयामी है और हमारे शरीर, सामाजिक और मानसिक, व्यक्तिगत और संज्ञानात्मक पहलुओं में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इन परिवर्तनों का एक बड़ा सा हिस्सा उम्र बढ़ने और परिपक्वता के कारण होता है। उम्र बढ़ने को वृद्ध होने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जो है ग्रोथ, यानी कि विकास और उस डेवलपमेंट से गुजरते हैं, ठीक है? वृद्धि से और विकास से गुजरते हैं। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर अवधान। अवधान यानी कि अटेंशन।
इसमें क्या बोला गया है कि ध्यान आकर्षित करना सीखने की ओर बढ़ने का पहला कदम होता है। अगर आप कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं किसी को, तो सबसे पहले आप उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसमें हमारा दिमाग विशेष जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है और कई अन्य जानकारियों की अपेक्षा करता है। सरल शब्दों में अवधान का अर्थ है किसी उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। हम आमतौर पर उन उद्दीपकों पर ध्यान देते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं या जब कोई उद्दीपक हमारे हित में होता है। अब अवधान जो है 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो अटेंशन है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय। अब जो सक्रिय जो अवधान है, यानी कि एक्टिव अटेंशन है, वो क्या है? इसका तात्पर्य है कि अपनी इच्छा से प्रेरित होकर किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान देना। भई ये तो एक्टिव है कि आपका किसी चीज़ के लिए मन करा, आप उसमें एक्टिव हो रहे हो और आप उस पर ध्यान दे रहे हो। इस तरह के प्रयास जिज्ञासा या अभिरुचि से भरे हुए होते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर निष्क्रिय अवधान, यानी कि जो पैसिव है। ये किसी भी ऐसे उद्दीपक को दर्शाता है जिस पर हम अनैच्छिक रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कार पर अचानक ब्रेक लगाया जाए तो कार के पहिए तेज़ी से सड़क पर रगड़ खाते हैं। इससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है और हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। अब उस पे इरादा नहीं था पर उस पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो अचानक से आया। ये पैसिव है, ठीक है? एक शिक्षार्थी सीखते समय सक्रिय ध्यान देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह पहले ये तय करे कि उसकी प्राथमिकता क्या है। यह तय करने के बाद ही किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और देखो एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मानव ध्यान की जो अवधि है ना, अटेंशन स्पैन जो है, वो अपनी भूमिका निभाता है और एक औसत मानव मस्तिष्क जो है लगभग 20 मिनट तक लगातार एक ही उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों के अवधान का समय जो है, ध्यान अवधि और भी कम होती है। हम लोग जो है ना 20 मिनट तक कंटिन्यूअसली जो है किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरेस्ट, यानी कि अभिरुचि। अब अभिरुचि क्या है? तो देखो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अधिक जानने की इच्छा, यानी कि क्यूरियोसिटी होना उस चीज़ के बारे में, ठीक है? उसी के रूप में इसको अभिरुचि को परिभाषित किया जा सकता है। तो आप ये टॉपिक जो है, जैसे अभिरुचि हो गया, बुद्धि हो गया, ये सब आप मोटिवेशन है ना, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, आप आराम से आंसर लिख पाएंगे। तो व्यक्तिगत कारक जो है इसकी श्रेणी में रखे गए हैं क्योंकि ये व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हमारे खुद के अंदर होता है। फिर आता है यहाँ पर एटीट्यूड, यानी कि मनोवृत्ति। अब एटीट्यूड कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मनोवृत्ति यानी कि आप किस तरीके से उस चीज़ को चेक कर रहे हो, किस तरीके से आप उसे देख रहे हो, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से, या न्यूट्रल है ना? तो मनोवृत्ति से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति, विचार, घटना या वस्तु के प्रति भावनाओं या संवेगों से है। अब वो कैसे हैं, यहाँ पर देखो मनोवृत्ति दिखा रखी है। आशावाद, आत्मविश्वास, पहल करना, ईमानदारी, विश्वसनीयता। क्या आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप ये सोचते हो। नेगेटिव क्या है? किसी से घृणा करना, निराशा होना, आक्रोश, है ना, ये संदेह करना। और दूसरा क्या है? उदासीनता, अलगाव और भावहीन, कि मतलब मुझे कोई लेना देना ही नहीं, किसी से कुछ हो रहा है ना? क्रिया क्या है? जैसे अच्छाई पर ध्यान देना, अच्छाई को इंतजार करना, बुरे पर ध्यान देना, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैं हमेशा जो है पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये नेगेटिव वाला हो गया। परिस्थितियों और घटनाओं को पर्याप्त महत्व ना देना, अभी कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है? अब नई चीज़ सीखना, स्वस्थ रहना, ये सब पॉजिटिव है। सीखने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को अस्वीकार करना, ये हमारा नेगेटिव है। अपने शिक्षकों या स्कूल से दूर रहना, ये हमारा जो है न्यूट्रल है, कि हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर आता है आपका इमोशंस, यानी कि संवेग। अब संवेग मनुष्य का एक अविभाज्य अंग है। संवेग उन बुनियादी चीज़ों में से एक है जो हमें खास बनाती है। हमारे कार्य ज़्यादातर हमारे अंदर मौजूद भावनाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, संवेग को इस प्रकार परिभाषित करती है कि किसी के हालात या उसकी जो स्थिति है, यानी कि जो उसका मूड है, वो दूसरों के साथ संबंधों से उत्तेजित होने वाली जटिल भावनाओं संवेग में होती है। अब क्रो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ में जुड़ी होती है। तो इन्होंने ऐसा बोला है। तो इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। जैसे मॉरिस ने बोला है कि संवेग ऐसा जटिल भावात्मक अनुभव है जिसमें विस्तृत शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं और इसे विशेष व्यवहार पैटर्न में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको इतना ही कर लेंगे। उसके बाद में आता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आत्म अवधारणा। सामान्य शब्दों में आत्म अवधारणा वह है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हम खुद को कैसा देखते हैं और समझते हैं। इस सोच में स्वयं के बारे में हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण इसके अंदर जुड़ा हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण और क्षमताओं को लगातार आंकते रहते हैं। न्याय की यह प्रक्रिया हमें आत्म खोज की ओर ले जाती है और स्वयं के बारे में एक खोज हमें आत्म अवधारणा बनाने में मदद करती है। संक्षेप में यह प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं कौन हूँ। तो इसका मतलब क्या है? आत्म अवधारणा, कि आप अपने आप को जाने, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि आत्म मंथन करना, अपने आप को पहचानना, ठीक है? उसके बाद में आता है अपने लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि सीखने की भी विधियाँ होती हैं, शैली होती हैं कि किस तरीके से सीखना है। हम सबका काम करने का तरीका अलग है।
हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका हमारे लिए अद्वितीय है। कोई भी 2 व्यक्ति हर दृष्टि से एक जैसे नहीं होते। इसी तरह हम सभी सीखने की अपनी विशेष शैली होती है। इसका मतलब है कि हम सभी अलग तरीके से सीखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ लोग रात को अच्छा समझते हैं पढ़ना, कुछ लोग दिन में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोगों को दोपहर में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना? या कुछ लोगों को जो है क्या कहते हैं कुर्सी पे बैठे-बैठे पढ़ने का जो है ज़्यादा शौक होता है, या कुछ लोगों को जो है बेड पर लेटे-लेटे पढ़ने का शौक होता है। तो ये तरीके से जो है वो क्या है, ये सीखने की शैलियाँ हैं कि आप कैसे-कैसे पढ़ते हो। कुछ लोग जल्दी उठते हैं तो कुछ लोग देर रात तक जगते हैं, ठीक है? तो ये सीखने की शैलियाँ हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में से आपके जो 2 क्वेश्चन्स रह रहे हैं इस वाले लेसन में से, वो भी मैं आपको जल्दी से डाल देता हूँ। बाकी आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।